नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो सबसे पहले देखेंगे, वीडियो को लाइक भी सबसे पहले करेंगे और शेयर भी सबसे पहले करेंगे। इसलिए ये पास वाली घंटी दबाना ज़रूरी है और इस पर ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 52। इससे पहले मैंने 41 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ। 41 नहीं 51 क्लासें अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना। उसकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है कि मतलब जैसे मंथली प्लेलिस्ट बन रखी है, जून और जुलाई 2 मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो ज़रूर देखना। और ये अब हम 1 अगस्त से शुरू कर रहे हैं तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, तो वो पिछले वाले वीडियो भी देख लेना और ये भी लगातार देखते रहना। इस वीडियो में हम आज विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान, जिसमें हम विश्व का स्टैटिक सामान्य ज्ञान, भारत का स्टैटिक सामान्य ज्ञान और राजस्थान का स्टैटिक सामान्य ज्ञान ये इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसे पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप करके मत देखें, अंत देखें, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप सभी को लिखवाने वाला हूं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। भूटान देश को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो अब जानते हैं WHO के बारे में संपूर्ण जानकारी, और इसके अलावा ये मतलब रूबेला वायरस क्या है जिससे इसे मुक्त घोषित किया है, तो संपूर्ण जानकारी इस क्वेश्चन के अंदर हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले WHO के बारे में। WHO इसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके वर्तमान में मतलब अध्यक्ष कौन है? तो वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और इसके अलावा 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और इसके अलावा अब जान देते हैं कि रूबेला वायरस से किन देशों को, भूटान के साथ और कौन सा देश था जिसे भी रूबेला वायरस से मुक्त किया है, घोषित किया है? तो इसके अलावा रूबेला वायरस तो भूटान के साथ प्लस एक और देश है, उसका नाम है तिमोर लेस्टे है। तिमोर लेस्टे ये देश है मतलब भूटान के साथ। और इसके अलावा पिछले 3 वर्षों से इन 2 देशों में कोई भी मामला नहीं आने के कारण इस WHO ने इसे रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो इसकी शर्त क्या है? WHO की शर्त, पिछले 3 वर्षों में कोई भी मामला नहीं आना। ये WHO की शर्त है कि अगर कोई भी बीमारी हो, मान लो जैसे कोरोना वायरस है, भारत में लगातार 3 वर्षों से कोई भी एक भी केस, सिंगल केस भी नहीं आया किसी स्टेट या यूटी के अंदर,
तो भारत को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी यही है कि रूबेला वायरस का पिछले 3 वर्षों से भूटान और तिमोर लिस्ट में कोई मामला नहीं आया, इस कारण ये हाल ही में रूबेला मुक्त देश घोषित किया है। और इसके अलावा हम जान लेते हैं इसे रूबेला वायरस को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे क्या क्या कहते हैं, जर्मन खसरा। जर्मन खसरा भी कहते हैं, जिसमें शरीर में लाल दाग बन जाते हैं, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, और इसके अलावा इसमें और क्या विशेषताएं, वायरस होने वाले तीव्र बीमारी हो जाती है, ये होने के बाद उसे तीव्र बीमारी हो जाती है, तीव्र बीमारी हो जाती है। और इसके अलावा शरीर में थकावट महसूस होती है, चिकने और खांसने से भी ये होती है। अगर कोई मतलब किसी व्यक्ति को हो रखा है और वो जोर से छींकता है या खांसता है तो उससे भी ये वायरस जल्दी से फैलता है। तो और इसके अलावा अब देख लेते हैं भारत में इसके प्रमुख मतलब इसके अलावा कौन कौन से जो बीमारियां हैं, तो ये थे, इसमें एक बार वापस बता देता हूँ। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक कौन है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा रूबेला वायरस, जिसे हाल ही में भूटान और तिमोर लिस्ट, इन दोनों देशों को इस वायरस से मुक्त घोषित किया है। और इसके अलावा WHO की शर्त क्या है किसी मतलब देश को मतलब उसे वायरस से या रोग से मुक्त करना, तो उनकी शर्तें पिछले 3 वर्षों से कोई भी मामला नहीं आना चाहिए, तो वो देश घोषित हो जाएगा मुक्त। और इसके अलावा इसे जर्मन खसरा भी कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है रूबेला वायरस की, तो इसे शरीर पर दाने हो जाते हैं और इससे तीव्र बीमारी होती है, और ये छींकने और खांसने से भी फैलता है। और इसके अलावा अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और इसके अलावा जो अब अन्य फैक्ट देखने वाला इंपॉर्टेंट है वो भी आप अपने साथ साथ नोट करते जाइए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए भारत में 2 रोग है जिसे मतलब भारत को मुक्त घोषित किया गया है, भारत को 2 रोगों से मुक्त घोषित किया है। तो वो कौन कौन से 2 रोग हैं, इधर लिख लेता हूँ। एक है पोलियो, एक तो है पोलियो, और इसके अलावा एक है मलेरिया, एक है चेचक, जिसे चिकन स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, चेचक, इसे इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। और इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, तो पोलियो। और इसके अलावा है ना, इसका जो स्मॉल चेचक है या स्मॉल पॉक्स है, इसकी रोग की खोज या टीका का खोज किसने किया था, टीका का खोज तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया। और ये विश्व का पहला टीका था जिसकी खोज हुई थी, विश्व का पहला टीका कह सकते हैं, या मतलब पहला टीका है जिसकी खोज की गई एडवर्ड जेनर द्वारा। और इसके अलावा आपने हाल ही में एक वायरस सुना होगा नाम, उसका नाम है आई फ्लू। ये बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है, आई फ्लू। ये आपने ज़रूर सुना होगा, जो हाल ही में इसके मामले बहुत काफ़ी आ रहे हैं ज़्यादा संख्या में। तो ये एडिनो वायरस से फैलता है। ये किस वायरस से फैलता है, तो एडिनो वायरस से, एडिनो वायरस से ये फैलता है। और इसके अलावा टाइफाइड ये क्या है, तो ये जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारी है, टाइफाइड। तो ये जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारी है। और इसके अलावा मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया
तो मलेरिया फैलता है परजीवी से या प्रोटोजोआ कह सकते हैं, परजीवी या प्रोटोजोआ, परजीवी या प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया। और इसके अलावा एक देख लेते हैं अन्य जिसमें डेंगू होता है, वो वायरस से फैलता है। डेंगू वायरस से होने वाला रोग है डेंगू। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आप सभी को बताई थी कि मतलब इस क्वेश्चन और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट में है, जो आई फ्लू है, जो हाल ही में एडिनो वायरस है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। और इसके अलावा टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। इसके अलावा जो भारत के 2 लक्ष्य है प्रमुख, वो कौन कौन से हैं मैं इधर लिख देता हूँ। एक तो टीबी मुक्त, टीबी मुक्त भारत, और या टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कब तक लक्ष्य रखा है आप सभी को इसका भी आंसर बताना है। क्या 2025 सही होगा इसका आंसर या 2030? मैं 2 ऑप्शन देता हूँ आपको इसके लिए। ऑप्शन ए है वो है 2025, ऑप्शन बी है वो है 2026। इन 2 में से आपको बताना है सही कौन सा है जो कि टीबी मुक्त भारत होगा, वो कब तक लक्ष्य रखा है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या वो है उत्तर प्रदेश में, अरे मध्य प्रदेश में। तो आप देख लेते हैं इसके बारे में पूरी संपूर्ण डिटेल जानकारी क्या क्या है इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो आप देख लेते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, इसकी सारी डिटेल जानकारी ऊपर लिख देता हूं मैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? शुरुआत, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है वो 2010 को। 2010 को क्यों मानी जाती है? क्योंकि 29 जुलाई 2010 को पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था। उस इसे घोषणा पत्र भी कहते हैं। पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? पूरी डेट लिख देते हैं, 29 जुलाई। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि 2020 तक, इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य लिख देता हूं मैं इधर से। इसका लक्ष्य है कि 2020 तक जितने भी टाइगर उस टाइम में जितने टाइगर देश में थे उनकी दुगुनी संख्या करना, मल्टीप्लाई 2 करना, इसका लक्ष्य था। और इसके अलावा 2022 तक है, 2022 तक बाघों की संख्या दुगुनी करनी थी। इसके अलावा भारत में एक प्रोजेक्ट टाइगर चला था। प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? तो ये चला था 1973 में। और किसके प्रयासों से चला था? तो ये चला टाइगर मैन कैलाश सांकला, टाइगर मैन कैलाश सांकला के सहयोग से। और इनका
संबंध किस राज्य से है, तो ये जोधपुर राजस्थान से है, जोधपुर राजस्थान से। इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो तब भारत में टाइगरों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 268 बाघों की संख्या थी जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब। और इसके अलावा अब ये रिपोर्ट जारी की गई है, जो मतलब इसमें प्रथम स्थान पर कौन है इस रिपोर्ट में, तो ये मैं बाकी जानकारी इधर लिख देता हूँ। रिपोर्ट इसमें प्रथम स्थान पर है एमपी, द्वितीय स्थान पर कौन है, तो द्वितीय स्थान पर है कर्नाटक, और तृतीय स्थान पर है उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर है, तो मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या है वो है 785। और कर्नाटक में टाइगरों की संख्या कितनी है, तो कर्नाटक में टाइगरों की संख्या है वो आप सभी को बतानी है, इन दोनों की कितनी कितनी है, पहले की मैंने बता दिया, दोनों की आपको बताना है। और इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में कुल कितने टाइगर हैं, कुल कितने हैं, कुल हैं वो है 3167 वर्तमान में टाइगरों की संख्या है। और इसके अलावा ये पूछ ले कि सर्वाधिक टाइगर किस टाइगर मतलब सर्वाधिक संख्या टाइगरों की किस रिजर्व में है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अब नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और उससे पहले सबसे पहले जब स्थापना हुई तब इसका नाम था एलिस पार्क, एलिस नेशनल पार्क। और जब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 के अंदर। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। सर्वाधिक टाइगर, सर्वाधिक बाघों वाला टाइगर रिजर्व, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड के अंदर। ये है जो सर्वाधिक मतलब यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कितने पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो टाइगरों की संख्या है वो है 260, ये पाए जाते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व जो हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व बना, वो कौन सा बना है, तो वो इधर लिख लेते हैं वो जानकारी। 53वां टाइगर रिजर्व, तो वो कौन सा है, तो वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। और इसके अलावा 52वां कौन सा था, तो वो था रामगढ़ विषधारी, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व था। और ये कहाँ पर है, बूंदी राजस्थान में, जो कि राजस्थान का चौथा था, भारत का 52वां था। और इसके अलावा जो मतलब शीर्ष टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये तो थे सर्वाधिक संख्या वाला। इसके अलावा जो अन्य है वो है शीर्ष टाइगर वाला रिजर्व, शीर्ष टाइगर वाला रिजर्व, तो वो है ऑप्शन ए, मतलब वो है पेरियार टाइगर रिजर्व, और एक है सतपुड़ा मध्य प्रदेश वाला। एक तो है पेरियार, जो कि कहाँ पर है टाइगर रिजर्व, वो है केरल के अंदर। और इसके अलावा जो पहले नंबर ये है, दूसरे नंबर पर है सतपुड़ा, जो कहाँ पर है, एमपी के अंदर है। और इसके अलावा हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है टाइगर टी मल्टीप्लाई, ये किसे दिया गया है, टाइगर 2 मल्टीप्लाई है, टाइगर 2 मल्टीप्लाई अवार्ड। तो ये किसे दिया गया है, ये दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो का कहाँ पर है, वो है तमिलनाडु के अंदर, सत्यमंगलम।
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु के अंदर। तो ये थी पूरी मतलब टाइगरों से संबंधित जो जानकारी थी, कब दिवस मनाया गया और इसके रिपोर्ट में कौन से पर रहा। एक बार वापस मैं सारी डिटेल से जानकारी बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि मनाया जाता है 29 जुलाई को। शुरुआत कब हुई? 2010 में। क्यों हुई? क्योंकि पीटर्सबर्ग में एक जो कि पीटर्सबर्ग रूस में एक सम्मेलन हुआ था। उस वो सम्मेलन कब हुआ था? 29 जुलाई 2010 को हुआ था। इस कारण मतलब उस सम्मेलन की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और उस सम्मेलन में एक ये लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक जितने भी टाइगर है उनकी संख्या दोगुनी हो जाए, और ये लक्ष्य था। और उसके तहत भारत में जब ये प्रोजेक्ट टाइगर पहले शुरू हुआ था, तब उस समय भारत में बाघों की संख्या थी 268। और उसके बाद टाइगर मैन किसे कहते हैं? तो कैलाश सांकला को कहते हैं टाइगर मैन। और इसके अलावा के सहयोग से मतलब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उनका संबंध है जोधपुर राजस्थान से। टाइगर टू मल्टीप्लाई अवार्ड किसे दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को। इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर। उसमें प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, जिसमें टाइगरों की संख्या कितनी है? वो है 785। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बाघों की संख्या कुल कितनी बताई गई है? तो वो बताई गई हैं 3167। इसमें बाघों की संख्या बताई गई है 3167। और इसके अलावा सर्वाधिक बाघों वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, और ये रामगंगा नदी के बीचों बीच में स्थित है। इसके अलावा इसमें कितनी संख्या थी टाइगरों की? वो थी 260। और 53वां भारत में टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो वो बना रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश वाला। 52वां था रामगढ़ विस्तारी बूंदी राजस्थान वाला। शीर्ष टाइगर वाला रिजर्व कौन सा है? तो वो था पेरिया टाइगर रिजर्व इस रिपोर्ट के अनुसार। और दूसरे नंबर था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश में। तो ये थी 2 क्वेश्चन डिटेल में जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जिसे IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है निशा बसुवाल, ऑप्शन बी है जेम्स फर्ग्यूसन, ऑप्शन सी है राकेश पाल, और ऑप्शन डी है मिशेल बुला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स फर्ग्यूसन को हाल ही में IPCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब जानते हैं इसके बारे में क्वेश्चन की डिटेल जानकारी और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस क्वेश्चन में आप सभी को देखने हैं। तो आइए देखते हैं इसकी यहाँ पर लिख देते हैं IPCC। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंट पैनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। IPCC की फुल फॉर्म ये होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, मतलब 1988 इसमें स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके अलावा मतलब इसके द्वारा जो
59-70 था वो कहाँ पर आयोजित किया गया, इसके द्वारा जो 59-70 था वो कहाँ पर आयोजित किया गया, 70, तो उसका आयोजन किया गया, वो किया गया है नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या, यहाँ पर इसका आयोजन, इस सत्र का आयोजन किया गया और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए जेम्स फर्ग्यूसन को अध्यक्ष बनाया गया। और इसके अलावा जो अब अन्य फैक्ट दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन डी दिख रहा है मिशेल बुलाक। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड में आप सभी को करवाया था। इसके अलावा जो राकेश पाल है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सभी को बोर्ड पर करवाया था। कौन है, तो आइए देख लेते हैं, एक बार वापस बता देता हूँ। IPCC जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 के अंदर, और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके अलावा आप सभी को ये बताना है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और किन किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है, तो वो भी बताना है। इसके अलावा इसके जो 59वीं सत्र था उसकी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो वो की गई नैरोबी केन्या के अंदर। और हाल ही में जेम्स फर्ग्यूसन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये जेम्स फर्ग्यूसन कहाँ के हैं, तो ये हैं यूके के, इंग्लैंड के हैं, यूनाइटेड किंगडम के। तो ये थी इसके बारे में आप जानते हैं इसकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है, ये दोनों मैंने आपको बताया था। ऑप्शन जो सी है राकेश पाल, तो ये किसके हैं, तो ये हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल, तटरक्षक बल के ये महानिदेशक बने गए हाल ही में। और इसके अलावा जो मिशेल बुलाक दिख रही है आपको ऑप्शन नंबर डी में, तो वो है मिशेल बुलाक। मिशेल बुलाक क्या है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में जो केंद्रीय बैंक है उसकी पहली महिला गवर्नर है। ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक, ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर, पहली महिला गवर्नर ये है मिशेल बुलाक। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा UNFCCC का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब जो 27वीं मीटिंग थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, नाम सुना होगा UNFCCC, 3 सी है, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट एक्सचेंज। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो 27वीं बैठक थी वो कहाँ पर आयोजित की गई, तो वो की गई शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में है। शर्म अल शेख, वहाँ पर इसकी बैठक के आयोजन किए गए। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1994 बर्न जर्मनी, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा कोप, इसके द्वारा जो प्रमुख जो भी मतलब बैठकें होती है उसे कोप कहते हैं, COP कोप। तो कोप जो मतलब 28 है वो कहाँ पर होगा, कोप 28, तो कोप 28 होगा वो होगा UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये कोप 28 होगा। और इसके अलावा आपने अन्य भी मतलब संस्था देखी होगी, तो ये एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। अन्य फैक्ट तो मैंने ये बता दिए हैं, इसके अलावा कुछ और अन्य तथ्य हैं इंटरनेशनल संस्था के बारे में, वो भी साथ में आज कवर कर लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है तो छोड़ेंगे नहीं उनको भी। तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, UNEP के बारे में जानेंगे। तो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है नैरोबी केन्या के अंदर, नैरोबी केन्या।
यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 रियो सम्मेलन में। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी रियो सम्मेलन में। ध्यान रखना, रियो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जनेरिया में हुआ था रियो सम्मेलन। और इसके अलावा इसके जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्ट, इसको कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 इस रिपोर्ट को कहते हैं। और इसके अलावा मतलब वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजय बंगा, भारतीय अजय बंगा। अजय बंगा ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा IUCN का भी नाम सुना होगा, वो भी देख लेते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके द्वारा इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा एक इसकी मतलब जो रिपोर्ट होती है, ये इसकी विशेषता क्या होती है? तो वो होती है मतलब रेड डाटा बुक तैयार करती है ये, रेड डाटा बुक विशेषता। तो रेड डाटा बुक, इस बुक में उस वन्य जीव प्राणी को शामिल किया जाता है जिनकी मतलब लुप्त होने की कगार पर है। इनके भी 3-4 भाग अलग अलग होते हैं, जैसे ऑरेंज बुक होती है, रेड बुक होती है, व्हाइट बुक होती है, येलो बुक होती है, ऐसे अलग अलग इसके पार्ट हैं अलग। जो इसमें रेड डाटा बुक में शामिल होता है वो लुप्त प्राय हो जाता है, संकटग्रस्त है, लुप्त प्राय में आ जाता है। और इसके अलावा ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंगापुर। सिंगापुर के हाल ही में 7 उपग्रह को इसरो द्वारा PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किए गए। तो आइए जान लेते हैं अब इसरो के बारे में और इन रॉकेटों के बारे में। और ये सीरीज है वो है C-56, तो इनके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले जानते हैं भारतीय आन बान शान इसरो। ध्यान रखना इसरो के बारे में, क्योंकि हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। तो इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 67 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। और इसके अलावा इसरो का मतलब मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है बेंगलुरु। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है वो है के सिवान। के सिवान पहले थे, वर्तमान है S सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, S सोमनाथ। के सिवान तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ जब 2019 में, तब वो थे उस समय। और इसके अलावा ये मतलब जो कीर्तिमान स्थापित किया है 30 जुलाई को, 30 जुलाई मतलब कल ही एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। कहाँ से किया है? तो ये किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रक्षेपित केंद्र जो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सिंगापुर के 7 उपग्रह को PSLV C-56 के रॉकेट के तहत लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा जो PSLV है, ये PSLV की यहाँ पे
66 है, पर इससे पहले इसकी जो रियल सीरीज देखे ना तो ये पहुंच चुकी है PSLV C48, क्योंकि 2 उपग्रह थे वो मतलब असफल हो गए, इस कारण ये यहाँ पर 56 लिखा है। अगर रियल पूछे ना कभी एग्जाम में तो आप ये करके आना PSLV C58 ये करके आना। और इसके अलावा जो इसके 7 उपग्रह लेकर गया था, और इसका मतलब एक ऐसा कैमरा लगा हुआ है DSSAR में, जो कि प्रत्येक मौसम में अपना कार्य करेगा। ये इसकी विशेषता है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और PSLV C54 इस रॉकेट लॉन्च से किस देश के रॉकेट भेजे गए या उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, PSLV C54 54, तो इससे किए गए थे भूटान के उपग्रह थे, भूटान देश के उपग्रह थे इसमें के उपग्रह। और इसके अलावा NVS-04 रॉकेट ये GSLV F12 से लॉन्च किया गया था। NVS-01 जो कि रॉकेट है वो GSLV F12 से लॉन्च किया गया। GSLV F12 से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा चंद्रयान-1, मैंने एक अलग से चंद्रयान जो मिशन है उस पर एक वीडियो बना रखी है, आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना। उसमें मैंने आप सभी के डाउट क्लियर कर दिए हैं, जैसे चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ, 2 कब लॉन्च हुआ, 3 कब लॉन्च हुआ, इसमें कौन सा रॉकेट था, कौन से डेट को हुआ, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में जो ये लॉन्च हुआ 14 जुलाई को, उस समय अध्यक्ष कौन थे, उसमें कितने रॉकेट शामिल किए गए, कितना वेट है, पूरी जानकारी मैंने डिटेल के साथ उस वीडियो में बता रखी है। अगर वो नहीं देखा है तो जाकर आप सर्च करना चंद्रयान मिशन, तो आ जाएगा प्लेलिस्ट में, वो भी मिल जाएगा। जो स्पेशल करंट अफेयर की ऑल एपिसोड की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने उसे ऐड कर रखा है, तो उसमें आप ज़रूर देखना। और ये थे 4 क्वेश्चन जो विश्व और भारत के करंट अफेयर संबंधी प्लस स्टैटिक जीके से संबंधित है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। इससे पहले तो वो थे विश्व और भारत के, मैंने करा दिए। अब जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ वो है राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान से। तो आज का 5वां क्वेश्चन है, 13 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय, अंडरलाइन कर लीजिए, विश्व स्तरीय संग्रहालय राजस्थान धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है कोटा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में। जयपुर में विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी कि क्या है, मतलब इसके बारे में इम्पोर्टेंट और क्यों है इतना इम्पोर्टेंट। तो पहले देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन से संग्रहालय कहाँ पर हैं, क्यों वो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय, तो इसमें जो नंबर 1 पर आता है वो आता है अल्बर्ट हॉल, जो कहाँ पर है वो है जयपुर में। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1 अल्बर्ट हॉल, और ये कहाँ पर है जयपुर में। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है वो आता है आहट संग्रहालय। आहट संग्रहालय ये कहाँ पर है, आहट संग्रहालय तो ये है उदयपुर में, क्योंकि आहट सभ्यता भी उदयपुर में है तो ये भी उदयपुर में है। इसके अलावा नंबर 3 तो वो कौन सा आता है, वो आता है हैंड प्रिंटिंग, ये मतलब कहाँ पर है तो ये है जयपुर में, इससे संबंधित है
हैंड प्रिंटिंग संग्रहालय, हैंड प्रिंटिंग संग्रहालय ये भी जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नंबर 4 पर कौन सा आता है, तो नंबर 4 पर आता है गंगा संग्रहालय, जो कि बीकानेर में स्थित है। गंगा संग्रहालय, गंगा संग्रहालय, और ये कहाँ पर है, बीकानेर में। इसके अलावा नंबर 5 पर कौन सा संग्रहालय आता है, नंबर 5 पर आता है वो आता है वैक्स संग्रहालय, वैक्स संग्रहालय, तो ये है जयपुर के अंदर। नंबर 6 पर कौन सा संग्रहालय आता है, तो वो आता है माधो सिंह संग्रहालय, माधो सिंह संग्रहालय। और माधो सिंह संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है कोटा के अंदर, क्योंकि माधो सिंह कोटा के शासक थे तो उनके नाम पर ही इसका नाम रखा है। इसके अलावा लोंगेवाला युद्ध संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, लोंगेवाला युद्ध संग्रहालय, तो ये कहाँ पर है लोंगेवाला स्थान, तो लोंगेवाला स्थान है वो है जैसलमेर में, जैसलमेर में लोंगेवाला। और इसके अलावा जो 8 पर आता है वो आता है युद्ध संग्रहालय, तो ये कहाँ पर है, तो ये है, ये भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक राजस्थान संग्रहालय भी आता है, वो कहाँ पर आता है आप सभी को बताना है। तो ये थे, इस क्वेश्चन का इतना ही होगा कि जयपुर में बनाया जाएगा विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय, और इसकी लागत मैंने बता दी कितनी है, 93 करोड़ रुपए। और इसके अलावा जो अन्य मैंने प्रमुख संग्रहालय बताए हैं, राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय, उसमें अल्बर्ट हॉल ये जयपुर के अंदर है, आहट संग्रहालय उदयपुर के अंदर है, हैंड प्रिंटिंग संग्रहालय जयपुर के अंदर है, गंगा संग्रहालय बीकानेर के अंदर है, वैक्स संग्रहालय जयपुर के अंदर है, माधो सिंह संग्रहालय कोटा के अंदर है, और लोंगेवाला युद्ध संग्रहालय जैसलमेर के अंदर है, और युद्ध संग्रहालय जैसलमेर के अंदर है। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में, इतनी सी छोटी सी जानकारी, इंपॉर्टेंट है, छोटी ओवर इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज का छठा क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में स्थित बागेर वन के क्षेत्र में 7 किलोमीटर लंबा इको ट्रेल विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है कोटा, और ऑप्शन डी है बूंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए झालावाड़। झालावाड़ में स्थित बागेर वन के क्षेत्र में 7 किलोमीटर लंबा इको ट्रेल बनाया जाएगा। तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी और अन्य फैक्ट भी देखते हैं। जैसे बागेर वन, इसके कौन कौन से उपनाम हैं ये भी देख लेते हैं। बागेर वन, पहले तो देखते हैं इसके उपनाम, इसे कौन कौन से उपनाम है। तो इसका उपनाम है, उसे कहते हैं राजस्थान का ऑक्सीजन भंडार भी कहते हैं, राजस्थान का ऑक्सीजन भंडार, ये किसे कहते हैं, ये बागेर वन को कहते हैं। इसके अलावा जैसे राजस्थान का फेफड़ा भी इसे ही कहते हैं, राजस्थान का फेफड़ा, क्योंकि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा। तो पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं अमेजन वन को, अमेजन वन को कहते हैं। तो उसे तो पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, और राजस्थान का फेफड़ा कहते हैं बागेर वन को, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर 7 किलोमीटर इको ट्रेल बनेगी, 7 किलोमीटर इको ट्रेल। हाल ही में इस पर चर्चा हुई है कि, और इसकी जो लागत आएगी वो आएगी 2 करोड़ रुपए। इसकी लागत कितनी आएगी, 2 करोड़ रुपए आएगी इसको बनाने में कुल। और इसके अलावा झालावाड़ रियासत देख लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, झालावाड़ के बारे में नवीनतम फैक्ट और पुराने कौन कौन से फैक्ट है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो है झालावाड़ रियासत,
झालावाड़ रियासत। तो झालावाड़ रियासत के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई और कब की गई झालावाड़ की, तो इसकी स्थापना की गई, वो की गई है 1800 में की गई इसकी स्थापना, और राजस्थान की नवीनतम है झालावाड़ रियासत, अंग्रेजों द्वारा स्थापित, अंग्रेजों द्वारा। और इसके अलावा राजस्थान की नवीनतम, राजस्थान की नवीनतम है। इसके अलावा बाकी जानकारी मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो पशु मेले लगते हैं, 2 पशु मेले लगते हैं झालावाड़ में। नंबर 1 है वो है गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। ये कब लगता है आपको इसका जो हिंदी कैलेंडर है उसका मतलब महीना बताना है। इसके अलावा एक और लगता है, वो कौन सा है, तो वो है चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। इन दोनों की आपको तिथि बतानी है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, कब इनका आयोजन यह भरता है। और इसके अलावा यहाँ पर झालरा पाटन एक शहर स्थित है जिसे घंटियों का शहर कहते हैं, जो कि झालावाड़ में स्थित है, झालरा पाटन। झालरा पाटन इसे घंटियों का शहर कहते हैं, घंटियों का शहर भी कहते हैं इसे। और इसके अलावा यहाँ पर है ना जो सूर्य मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर भी यहीं पर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान में 2 सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, एक तो झालरा पाटन झालावाड़ का बताया था, एक बताया था ओसिया का जो कि जोधपुर में स्थित है, वो मैंने बताया था। ये 2 राजस्थान के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं, सूर्य मंदिर। और इसके अलावा यहाँ पर अन्य क्या फैक्ट है, जैसे गागरोन है, गागरोन दुर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है इससे भी। गागरोन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये जो दुर्ग है ना इसके चारों ओर पानी पानी है। यहाँ पर 2 नदियों का संगम, मतलब 2 नदियाँ आकर मिलती है, इस नदियों के किनारे स्थित है। तो इसे मतलब कौन सी 2 नदी है, तो यहाँ पर एक है आहू और कालीसिंध, आहू प्लस कालीसिंध, इन 2 नदियों के किनारे स्थित है गागरोन का दुर्ग। और इसके अलावा यहाँ पर एक संत पीपा जी की छतरी है और संत मीठे शाह की दरगाह है। यहाँ पर 2 अन्य और हैं इस दुर्ग के अंदर। नंबर 1 है वो है संत पीपा जी की छतरी है, संत पीपा जी की छतरी। और इसके अलावा मीठे शाह की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह है। ये 2 यहाँ पर स्थित हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी, और अन्य फैक्ट भी मैंने बता दिया कि जो बागेर वन है इसे किस उपनामों से जाना जाता है, राजस्थान का ऑक्सीजन भंडार और राजस्थान का फेफड़ा। जबकि पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वन को कहते हैं, अमेजन वर्षा वन। यहाँ पर 7 किलोमीटर का इको ट्रायल बनाया जाएगा, मतलब इस प्रकृति के बीच में ऐसे ही एक ट्रेन की साइज ऐसा बनाया जाएगा, और जिसकी लागत 2 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा झालावाड़ रियासत, झालावाड़ रियासत जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित सबसे राजस्थान की नवीनतम रियासत है, जो कि 1836 में इसकी स्थापना की गई थी, 1836 में। और इसके अलावा यहाँ पर झालावाड़ में ही 2 पशु मेले आयोजित होते हैं। नंबर 1 गोमती सागर पशु मेला, जिसकी आगे हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथि आपको बतानी है, और एक है चंद्रभागा पशु मेला, इसकी भी तिथि आपको बतानी है। इन दोनों की तिथि आपको बतानी है। गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है, यहाँ पर 2 नदियों के किनारे स्थित है, कालीसिंध और आहू। और इसके अलावा गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, और संत पीपा जी की छतरी भी यही है। और इसके अलावा मीठे शाह की दरगाह भी इसी दुर्ग में स्थित है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो मैंने डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, उनको भी बताएं इस
कक्षा के बारे में कि आखिर ये कक्षा इम्पोर्टेंट है, क्यों इतने एडवांस फैक्ट बताए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।